हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी और समुच्चय जो हम पढ़ा रहे थे उसमें 1.5 प्रश्नावली को पढ़ेंगे, आगे समझेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे। लेकिन फिलहाल हम जान लेते हैं कि प्रश्नावली में है क्या। दोस्तों, प्रश्नावली में टोटल 7 प्रकार के क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है और जिसमें लिखा है मान लीजिए कि u बराबर 1 2 3 4 9 तक है, a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 2 4 6 8, c बराबर 3 4 5 6। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। यहाँ पे a डैश दिया गया है। अब a डैश का मतलब होता है पूरक, ठीक है, इसे कहा जाता है पूरक समुच्चय। अब पूरक समुच्चय होता क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। दोस्तों, पूरक समुच्चय को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई समष्टि समुच्चय, समष्टि यानी कि यूनिवर्सल समुच्चय है जिसमें सब कुछ समाहित है। हम 1 2 3 और 4 5 ले लेते हैं, ये समष्टि समुच्चय है। अब अगर कोई सेट A है वो इस प्रकार से है कि इसमें 1 और 2 बस इतना सा है। तो अगर हम इसका पूरक निकालना चाहें तो हम A में ऐसा क्या नहीं है जो U के बराबर इसको पहुंचा पाता। मतलब कि U समझिए कि U में जो जो A वाले मिल रहे हैं उनको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें, तो पूरक उनको ऐसा ही कहा जाएगा कि 1 2 मिल रहे हैं उनको छोड़ करके 3 4 5 लिख लीजिए, यानी कि A को पूरा करने वाले उसको पूरक कहलाएंगे। अब ये रहेगा कि A जो होता है U का उप समुच्चय होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा इसमें 6 मिल जाए कि आपको एक 6 मिल जाए, 6 तो इसमें है ही नहीं, तो ये इसका समुच्चय उप समुच्चय ही नहीं बन पाएगा, तो इसका पूरक मिलना मुश्किल है। तो आपको ऐसे सवाल नहीं देगा, मतलब मुश्किल में नहीं डालेगा। बस आप ये समझिए कि एक समष्टि समुच्चय होगा, उसमें से एक समुच्चय रहेगा और इसमें जो अवयव मिल रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी जो बचते हैं उनको लिख लीजिए, वही A का डैश होगा। अब इसका एक और डैश लगा दिया जाए, एक डैश लगा है उसके ऊपर एक और डैश लगा दिया जाए तो इस पूरक समुच्चय का भी पूरक समुच्चय। अब इसका जो पूरक समुच्चय होगा, इन गिनतियों को छोड़ करके इसमें से, इस पूरे में से इन गिनतियों, ये जो गिनती इसके पास है वो छोड़ दीजिए, क्या बचती हैं 1 और 2 बचती हैं। तो इनको लिखेंगे तो आप ये क्या करेंगे, ये A के बराबर है, यानी किसी समुच्चय के पूरक का पूरक वही समुच्चय होता है। तो ये स्थिति रहती है पूरक समुच्चय को। बहुत आसान सा चीज़ होता है। और पूरक समुच्चय को A डैश से A पावर C से यहाँ पे A बार से दिखाया जा सकता है, मतलब दिखाया जाता है। ज़्यादातर A डैश लगा कर काम चला लिया जाता है, लेकिन कई बार हो सकता है ये दे दिया जाए। पॉसिबल है कि कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको लिखने के लिए हमेशा यही मिलेगा जहाँ तक की संभावना है। किताबों में भी यही दिया है। तो पूरक समुच्चय को आपने समझ लिया। अब सवालों में चलते हैं। दोस्तों, सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपको पहले सवाल में U बराबर दिया है, A बराबर दिया है, B बराबर दिया है, C बराबर दिया है। अब U का सीधा सीधा मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। A उसका सबसेट है, B उसका सबसेट है, C उसका सबसेट ही है। अब हमें जो चीज़ें निकालनी है वो है, सबसे पहले बात तो A डैश। अब A डैश का मतलब है A का पूरक समुच्चय। अब U में ऐसी चीज़ें जो 1 2 3 4 मिल रही हैं, 1 2 3 4 को छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ों को लिख लीजिए। यानी हमें क्या लिखना है, 5 6 7 8 9, बस इतना सा उत्तर हो गया। और अब जो इसमें दूसरा हिस्सा है, अब देखिए यहाँ पे इसको लिखने का तरीका भी इसमें कुछ दिया गया है। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि U माइनस A, ठीक है। तो U में कितना है, इतना मटेरियल है। अब A वाला उसमें से घटा दीजिए, यानी A को हटा दीजिए, बाकी क्या बचेगा वही चीज़ ये हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम B डैश लिखना चाहें तो B डैश का मतलब क्या है, U माइनस B, ठीक है, U माइनस B। अब U में से B को घटा दीजिए, यानी 2 4 6 8 को 2 4 6 8, यानी सभी संख्याओं को हटा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 3 5 7 9, बस इतना सा मिलेगा। तो ये हो चुका है। अब इन चीज़ों में बहुत आसान हो गया है।
अब ये कर पाएंगे आप। एक चीज देख लेते हैं, ए यूनियन सी डैश दिया गया है, तो ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, u माइनस ए यूनियन सी, ये इतना सा काम। अब u क्या है अपना, है ये 1 2 3 डॉट 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 लगा देता हूँ, जगह कम, ठीक है। अब ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी में अगर आप देखेंगे तो ए बराबर कितना है, उसको भी हमको अलग अलग करके यूनियन लिखना चाहिए, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ में थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे कि 1 2, देखिए 1 2 तो मिल रहा है, एक लिखेंगे 1 2 3 4 है, 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 और 4 तक पहुँच गए, 5 और 6 भी हमने ले लिया, तो इतना सा काम हो गया। अब u बराबर तो 1 से 9 तक है, ए यूनियन सी बराबर 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें से अगर इसको घटाया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से 6 हमने यहाँ से घटा दिया, 6 के बाद आता है 7 8 और ये 9, इतना सा बचा रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तो आप इसको ऐसे निकालेंगे, बहुत ही आसान सा काम है। आप इसमें से आपको दिया गया है ए डैश, उसके ऊपर डैश, यानी ए के पूरक का पूरक। अब यहाँ पे इसका मतलब देखिए, ए डैश का मतलब होता है u माइनस ए, ठीक है। और उसके ऊपर जब डैश लग जाएगा तब हो जाता है u माइनस, फिर से यही सेम चीज़। तो यहाँ पे अगर गणितीय विधि से मतलब कि अगर हल करना चाहेंगे तो u माइनस से अंदर गुणा कराएंगे तो u माइनस u हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, ये कट जाएगा और एक है बराबर बचेगा। तो सिंपल सा तरीका आप ये भी कह सकते हैं। बाकी आप ये, हाँ बाकी आप समझ ही रहे हैं कि ए डैश के ऊपर अगर डैश लगा है तो उसका मतलब ए ही होता है, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो आपको यहाँ पे सवाल समझ में आ गई होंगे। अभी हम दूसरे सवाल को चलते हैं लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं दूसरे सवाल दिया गया है, u बराबर ABCDEFGH तक दिया गया है और हमसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित समुच्चय के पूरक समुच्चय लिखिए। अब a बराबर ABC दिया है तो a का पूरक समुच्चय आपसे पूछ रहा है, तो ABC को हटा करके बाकी सारी चीज़ें लिख दीजिए, उसको पूरक हो गया। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए, ये आप सभी कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल से सवाल है। हम 3rd नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, यानी u बराबर 1 2 3 4। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 होती हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा गिनते चलते जाइए, तो यही सार्वत्रिक समुच्चय यानी u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 हो गया। अब निम्न समुच्चय के पूरक लिखिए। तो सबसे पहले बात तो ये हमको एक ये से समुच्चय बनाना होगा, इसका समुच्चय में ये कौन सी गिनतियाँ होंगी, उसके बाद उसका पूरक लगाना होगा। तो ये तो बहुत अच्छी सवाल है, तो सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके हम समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात तो यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय 1 2 3 4 लिखते हैं। तो दोस्तों दिया गया है सवाल में u बराबर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि हम इसे कहेंगे कि 1 2 3 और 4, बस इतना सा लिख लेते हैं, काफ़ी है, सिर्फ सभी संख्याएं आ जाएंगी। अब हमें जो पूरक निकालना है, मान लेते हैं जो पहली सवाल है उसमें सेट A, वो सेट A है और वो क्या है कि x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है, सम संख्या है, ऐसा आपके पहले सवाल में है दिया है। फुल स्टॉप यहाँ पे लगा लेते हैं। अब हमको क्या मिलता है कि a बराबर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि ये प्राकृत सम संख्या, सम संख्या मतलब 2 4 6 8 ये गिनतियाँ। बस अब हमको पूरक निकालना था, तो पूरक माइनस a डैश बराबर होता है u माइनस a। अब u माइनस a, u बराबर है 2 3 4 5 और a बराबर 2 4 6 8 10 ही हो रहा है। तो उसमें से अगर प्राकृतिक संख्या में से सम संख्याओं को घटा देंगे तो विषम बचेंगी
और हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, हमें यहाँ पे मिल जाएंगे 1 3 5 7 डॉट 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 लगा देते हैं, बस इतना सा रखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक लाइन और बढ़ा देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि यू वाला सबसेट ऐसे लिख लेंगे, मतलब यू वाला सेट ऐसे लिख लेंगे माइनस ए वाला सेट लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा चलिए हम अगले सवाल में आपको उसको दिखा देते हैं ये कैसे कह रहा हूँ मैं। दूसरे सवाल जो इसमें हिस्सा दिया गया है वो दिया गया है विषम संख्याओं का, तो विषम संख्याओं को छोड़ देते हैं, हम तीसरे सवाल को ले लेते हैं। विषम संख्याएं आप खुद कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये जो तीसरा सवाल है उसके लिए हम सी सेट मान लेते हैं, क्योंकि हम दूसरे को बी मानेंगे, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हमने सी मान लिया है। आप चाहे तो ए भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर बाद में सवालें अलग हो जा रही हैं, तो ए बी सी डी आप कुछ भी मान सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ए बराबर क्या दिया है, ये दिया है यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो जो संख्या है वो 3 का धन गुणज है, यानी जो सेट बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। 3 का गुणज यानी 3 6 9 और ये 12, बस करते हैं, बहुत ज़्यादा लिखने से कोई अर्थ नहीं बनेगा। अब यहाँ पे ए डैश बराबर करेंगे u माइनस ए। अब u बराबर मैं बस इतना सा कह रहा था कि 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देने के लिए, और उसके बाद माइनस लगा करके 3 6 9 डॉट 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 ऐसे लिख देने के लिए। अब बस इतना सिंपल सा काम मैं कह रहा था कि एक लाइन बढ़ाने की। अब यहाँ से जब घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 तो घटेगा नहीं, 2 रहेगा, और 3 का पहाड़ा ही छोड़ देना है, यानी 4 5 रहेगा, फिर 6 गायब हो जाएगा, 7 रहेगा। ठीक है, तो ये हम डॉट 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 लगा देते हैं, यानी इसी सीक्वेंस में बचता हुआ चला जाएगा। तो ये सभी सवालें ऐसे चलेंगी, और भी चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पे। अब अगर कुछ सवालों की और बात करें तो जैसे चौथे सवाल है अभाज्य संख्या से लेकर के, अब यहाँ पे हम सवालों को देख लेते हैं तो आपको समझा देते हैं कि 3 का गुणज तो हो गया। अभाज्य संख्या है, वहाँ से अभाज्य संख्या हम लिख लेंगे, अभाज्य संख्याओं को छोड़कर बाकी चीज़ें आ जाएंगी। 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या लेनी है, या फिर 3 और 5 दोनों से, 3 से भी हो और 5 से भी हो, उन दोनों को छोड़ देना है, बाकियों के लिख लेना है। तो चलिए इसको पहले हम कर लेते हैं 5वें सवाल को ही। अभाज्य वाली आप कर लेंगे, यहाँ पे पूर्ण वर्ग पूर्ण घन ये भी आप कर लेंगे, हम इसको एक बार बताएंगे। ठीक है, तो 5वें सवाल है, यहाँ पे हम मानेंगे सेट ए बराबर क्या है, यक्स सच दैट यक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो ये क्या है, 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। अब यहाँ पे मैं जो सेट को लिखना चाहूँगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि 3, चाहिए 3 से कटने वाली 3 हो गया, 4 और 5, 5 देखिए 5 तो 3 से नहीं कटता लेकिन 5 से कटता है, फिर 6 3 से कटेगा, 7 8 और 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 12 आ जाएगा, 12 के बाद 13 14 15 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, 17 18 18 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे डॉट 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 लगा के रोक देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्थिति बनी है वो क्या है, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या। एक स्थिति तो ऐसी बनती है इस सवाल के लिए, मतलब कि 3 और 5 दोनों से जो अलग अलग विभाजित होने वाले उनको रखा जाए। लेकिन जब कहा जाए 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो एक स्थिति और भी बनती है, यानी कि 3 और 5 दोनों से जो कट जाए वही अकेले रखी जाएंगी, जो 3 और 5 दोनों से कटेगी वही रखी जाएंगी। तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा बनेगा उसको हम थोड़ा सा गलत मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे सवाल देखिए बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही है, समझ में आ ही रहा है। तो हम यहाँ पे 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं लेंगे। 3 × 5 = 15 होता है, यानी कि 15 का पहाड़ा लिख दीजिए, 15 30 और यहाँ पे
सॉरी 45 होगा। तो ये गिनतियाँ होंगी जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होंगी और कोई नहीं होने वाली। तो ये स्थितियाँ आपकी बनेगी इस सवाल के लिए। तो आपको इन्हीं को लेना है। अब यहाँ पे ए डैश अगर आप लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 2 3, देखिए ये तो मिलेगा ही। अब यहाँ पे आपको 14 मिल जाएगा, फिर 15 को छोड़ करके 16, फिर डॉट डॉट डॉट। मतलब कि इसको हमको ऐसा तो लिखना नहीं है, कैसे लिखना है, शायद यही लिखना होगा तरीका। ठीक है, ये काम चल जाएगा। यहाँ पे हमको दिखाना था कि 15 हमने गायब किया है और एक 30 भी गायब कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो ये रहेगी इस सवाल का हल, आपका उत्तर यही बनेगा। आगे वाले जो सवाल है एक पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन से है, तो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन आप निकाल लेंगे। एक सवाल ये बन जाती है 8 नंबर जो देते हैं, जहाँ पे हम a बराबर ले रहे हैं कि यहाँ पे दिया है x सच दैट x प्लस 5 बराबर 8। तो ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है। और अब हमको यहाँ से a का सेट बनाना है। तो यहाँ से x क्या है, x सच दैट x ऐसा है कि x प्लस 5 बराबर 8। तो यहाँ पे x प्लस 5 बराबर, अगर आप 8 को सॉल्व करेंगे तो x बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3 मिलेगा। तो इतना सा मिला बस। तो यहाँ पे हमारा पास ये जो सेट बनेगा वो इतना सा बनेगा। ठीक है जी। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इसी के बराबर कि x सच दैट x बराबर 3, बस इतना सा। यहाँ पे हल करने के बाद हमको 3 मिल गया, यानी x a बराबर हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया। अगर हम उसका पूरक लेना चाहेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा 1 2 3 को छोड़ करके 4 5, ये पूरा चलता चला जाएगा। ये स्थितियाँ बन जाएंगी। या फिर इसको दूसरा रूप में भी लिखा गया है कि यहाँ पे x सच दैट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर x डज नॉट इक्वल 3, बस इतना सा लिख देंगे। ये भी स्थिति बन सकती है। मतलब ये भी लिखने का तरीका है, ये भी लिखने का तरीका है। यहाँ पे हमको ये नहीं पता चलता है कि 3 हमने गायब किया है, बट यहाँ पे साफ साफ हमको दिखाई देता है कि हाँ बाकी सारी गिनतियाँ हैं पर ये 3 नहीं है, क्योंकि एक नज़र में हमको यहाँ पे 3 दिखाई नहीं देगा और हमको पता भी नहीं चलेगा कि 3 हमने यहाँ पे नहीं लिखा। यानी कि अगर हमको दिखाना होगा एग्जामिनर को तो वो ये समझ पाए कि यहाँ पे 3 नहीं है, तो ये तरीका बेस्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो 10वें नंबर सवाल है वो देख लेते हैं। वहाँ पे हम a बराबर देख रहे हैं कि x सच दैट x लेस देन नहीं ग्रेटर देन इक्वल 7। तो ये स्थिति बन रही है। अब इसका जो सेट बनेगा वो ये कह रहा है कि x ऐसा है कि x 7 के बराबर है या फिर 7 से बड़ा है, यानी 7 के x क्या है 7 के बराबर है और x क्या है बड़ा भी है 7 से। तो ऐसी स्थिति बनेगी। तो 7 8 9 ये गिनतियां होती हैं जो 7 से बराबर या फिर 7 से बड़ी होकर के दिखाई दे रही हैं, ऐसे लिख लेते हैं। और ये आगे बढ़ती हुई पूरी चली गई। तो ये स्थिति बन चुकी है। अब क्या है कि यहाँ पे तो इतना बन चुका है। तब अगर हमको a डैश निकालना है तो u माइनस a करना होगा। तो जहाँ से हमको क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 मिलेगा। बस इतनी सिंपल सी बात हो गया, ये हमको मिल जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे ये सवालें हल हो रही हैं, पूरक समुच्चय कैसे निकाले जा रहे हैं। अब हम तीसरे सवाल को छोड़ के चौथे सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम चौथे सवाल पे आ गए हैं। u बराबर दिया गया है, a बराबर दिया गया है, b बराबर दिया गया है और सत्यापित करना है कि ये दोनों सही, मतलब दोनों पक्ष। ये पहली सवाल है, दूसरी सवाल है। बहुत ही सिंपल सवाल हैं, बहुत ही आराम से हम कर पाएंगे। और मैं आपको पहली सवाल इसके हल करके दिखा देता हूँ और बाकी चीज़ें आप खुद कर पाएंगे। दूसरी सवाल आप खुद कीजिएगा। तो चलिए पहले लिखते हैं। दोस्तों जो u बराबर दिया गया है वो दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये दिया गया है। a बराबर जो हमें दिया गया है वो 2 4 6 और 8 दिया गया है। b बराबर जो दिया गया है
वो 2 3 5 7 ये सब चीज़ें दी गई हैं। अब इनको देने के बाद जो हमको सत्यापित करना है, वो पहली चीज़ जो दी गई है वो दिया गया है A यूनियन B डैश, ठीक है, बराबर A डैश और इंटरसेक्शन B डैश। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे काम हम अपना शुरू। तो पहले A यूनियन B निकालेंगे। तो A यूनियन B हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 गिनतियाँ हमको सही से मिल रही हैं कि 2 3 4 5 5 B मिला 6 7 और 8 इतना मिल चुका है। सिंपल सा लॉजिक है A यूनियन B निकालने का। अब यहाँ पे A यूनियन B का हम डैश निकाल लेते हैं, यानी U माइनस A यूनियन B, ठीक है। तो U में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 और 9 छूट रहा है, बाकी सारी गिनती तो घट जाएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1 और 9 मिल जाएगा। तो इतना काम हो गया। अब बाकी हम इसको अगर हम LHS भी लिख दिए होते तो भी अच्छा था, पर जाने देते हैं, जो कुछ भी है सही है। अच्छा, यहाँ पे हम समीकरण 1 लिख लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर तरीका होगा। अब दूसरे वाला जो काम शुरू हो जाएगा, यहाँ पे A डैश और B डैश को लेंगे, ठीक है। तो A डैश बराबर क्या मिल गया है, A को यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो 2 4 6 8 हटाते हैं, तो हमको 1 3 5 और 7 और 9 मिल जाता है, ये हो गया। B डैश लेते हैं तो हमको 2 3 5 7 छोड़ना है, तो यहाँ से हम 1, ठीक है, 2 छोड़ दिया, 3 2 3 छोड़ दिया, 4 ले लिया, ठीक है, 4 ले लिया, 5 7 छोड़ दिया, 5 7 छोड़ करके 6 है वो लिख लिया, और 8 और 9 लिख लिया। तो ये जो चीज़ें मिल रही थी वो हमने लिख लिया है। अब A डैश यू इंटरसेक्शन B डैश लेना है, तो इसमें इंटरसेक्शन जब लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 1 कॉमन हो रहा है, 4 5 6 7 कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, 9 कॉमन हो रहा है, यानी 1 कॉमन है और 9 कॉमन है। बस इतना सा काम, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो ये दोनों स्थितियाँ मिल चुकी हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके बराबर क्या मिल रहा है 1 9, इसके बराबर 1 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से जो हमें बराबर है सिद्ध करने वाले, यही चीज़ फिर से उतार देंगे और कह देंगे सिद्ध हुआ। यही सवाल नंबर 4 के दूसरी वाले सवाल में करना है, बहुत ही आसान काम है। अब चलेंगे सवाल नंबर 5 पे। तो जी, सवाल नंबर 5 में दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। अब वेन आरेख तो हमने आपको बताया भी नहीं, बस चलिए हम इसको खींचने के लिए यहाँ पे चारों चीज़ें दी गई, चारों को हम यहाँ पे बड़े अच्छे से खींचेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या है इनमें। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वेन आरेख खींचना। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सभी चारों सवालों को उतार लिया है, इन्हीं के लिए हमें वेन आरेख खींचना है। तो चलिए फटाफट से पहले छोटे छोटे लॉजिक सीख लेते हैं कि क्या होते हैं वेन आरेख में काम करने वाले। जैसे कि अपने पास कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट को यानी संपूर्ण यानी कि ब्रह्मांड, तो आपको ब्रह्मांड को ऐसे बड़े बॉक्स में दिखाना होगा, यानी ये U हो गया। अब कोई सेट है A, ठीक है, वो A हो गया। अब केवल A को अगर दिखाना है तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास ब्रह्मांड हो गया, ये उसमें A सेट हो गया, हम इसको रंग देंगे, तो ये हो गया A। और अगर हमको A डैश को दिखाना है तो यानी कि हमको A को छोड़ करके, तो A वाला हिस्सा हमने छोड़ दिया, बाकी ब्रह्मांड को हमने रंग दिया, तो हमको क्या दिखा दिया, A डैश दिखा दिया। समझ में आ रही है बात ना, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। और अगर हमारे पास B भी हो, ठीक है, और ये B और A में कुछ कॉमन हो, जब कॉमन होगा तो कुछ ऐसे काटेगा, अगर कॉमन नहीं होगा वो दोनों अलग हो जाएंगे, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ये U हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। अगर कुछ कॉमन हो गया तो ये कटेगा, कॉमन नहीं है तो ऐसे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि A यूनियन B को अगर रंगना हो तो कैसे रंगेंगे, ठीक, A यूनियन B को रंगना हो तो कैसे रंगेंगे, तो A और B में कुछ कॉमन है। अब यहाँ पे देखिए A यूनियन B जब लेते हैं तो हम A वाला और B वाला दोनों हिस्से लेते हैं, और जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, तो यानी कि हम पूरे इस भाग को रंग रहे हैं यूनियन वाले में।
अगर ए इंटरसेक्शन बी लेना है, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो, बस उतनी सी बात। तो सिंपल सी बात है कि ये ए है, ये बी है, इन दोनों में कॉमन केवल इतना सही तो है, तो इसके लिए ये रंगा जाएगा, बाहर कहीं नहीं रंगा जाएगा। अभी डैश की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे, डैश की यहाँ पे बात किए थे, यानी ए वाला छोड़ करके। अब अगर इसी में यूनियन में डैश लगा दिया जाए तो इसका जहाँ रंगा गया है उसको खाली छोड़ करके बाकी पूरा रंगना होगा, यानी कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई देगा कि ये कॉमन हो गया। अभी हमको ये बाहर बाहर रंग देना, अंदर बिल्कुल नहीं रंगना है, क्योंकि हमको पूरक लेना है ना। ठीक है, ये हो गया काम। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का अगर हमको लेना है, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक लेना है, जो पूरक इसका लेंगे तो ये भाग छोड़ करके पूरा रंगना होगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये इस प्रकार से ये रंगना था, मतलब अभी तक रंगे थे, अब इसको छोड़ करके पूरा रंगते हैं। ये गोला जो है वो सब लेंगे, ठीक है, खाली वही बीच वाला हिस्सा छोड़ देंगे, ये वाला हिस्सा छोड़ देंगे, बाकी पटरी से रंगा जाएगा, बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो ये तो हो गया रंगने वाला हिसाब, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। प्रश्न पे आ जाते हैं। अब ए यूनियन बी का पूरक हमको रंगना है, तो पहले बात तो हमने यूनिवर्सल बनाया, बन गया। अब ए और बी को बना दिया। ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा हिस्सा, ये पूरा है मटेरियल, ये भी, ये भी, ये भी, और उसके ऊपर डैश लग जाएगा, यानी इसको छोड़ करके पूरा रंग दीजिए। तो हम इसको रंग देते हैं। मज़ेदार है ना भाई, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, मुझे बहुत मज़ा आता है। और इस चित्र से समझने में बहुत आसानी हो जाती है। चित्र वाला अगर वे ना रेखा आपने समझ लिया तो ये समुच्चय निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब इस पे आ जाते हैं। ए इंटरसेक्शन, ए डैश का इंटरसेक्शन और बी डैश का इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब हम समझते हैं। ठीक है, तो ये हमने ए बना लिया, ये हमने बी बना लिया। अब ये पूरा ए है, हमने यहाँ पर तो ए लिखा ही नहीं, यू भी नहीं लिखा था, तो यू हो गया, बी हो गया। ए डैश का मतलब होता है ए वाला हिस्सा छोड़ करके पूरा रंगा हुआ भाग। ठीक है, यानी इसको हमने छोड़ दिया और ये इतना पूरा रंग दिया। और बी डैश का मतलब है इसको छोड़ दिया, पूरा रंग दिया। ठीक है, बी डैश का मतलब क्या है, ये पूरा रंगा हुआ है। अब इनका इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों में कॉमन क्या होगा। ठीक है, यानी इस भाग को छोड़ करके पूरा रंगा था और इस भाग को छोड़ करके पूरा रंगा था दोनों बार में। ठीक है, तो ये भी रंगा था, जब ए को छोड़ा था हमने तो ये भी रंगा हुआ था। अब यूँ समझे कि ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, ए था तो ए डैश का मतलब ये पूरा रंगा गया है और बी को भी रंगा गया है। और जब बी डैश की बारी आई, ठीक है, बी डैश की बारी आई, यानी कि बी को छोड़ करके ए को भी रंगा गया था पूरा, तो ये हो गया। अगर इन दोनों में कॉमन लिया जाए तो इनमें जो ये वाला हिस्सा है इसको छोड़ करके ये जो बाहर वाला हिस्सा है वो बार बार रंगा गया है, दोनों बार पूरा रंगा गया है। तो यानी ए डैश का और बी डैश का जो अगर हमको लेना होगा इंटरसेक्शन, तो ये होगा यही पूरा हिस्सा, क्योंकि ये दोनों बार रंगा गया था। जाहिर सी बात है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन हो रहा हो, तो एक में ये बाहर वाला हिस्सा पूरा कॉमन है ए डैश में, बी डैश में भी ये पूरा दोनों बार मिल रहा था, तो ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे, बराबर बराबर। यहाँ पे आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ये, और इसका डैश का मतलब उसके पूरा बाहर वाला। तो ए इंटरसेक्शन का मतलब होता है केवल ये हिस्सा, ये रंगना होगा। अगर हमको केवल इतना सा देखना है इसको छोड़ करके, तो अगर इसको डैश लेना है तो ये वाला छोड़ करके पूरा रंग देना है, केवल हमको उसी को छोड़ देना है, बाकी हमें पूरा रंगना है। ये रंग दिया, काम हो गया। हमने केवल इसको छोड़ा है, और थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो साफ सुथरा दिखाई देगा। तो आप इसको खुद करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है और लगभग इसके समान ही आने वाला है। तो ये रहा वेन आरेख। और अब अगर छठे क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया गया है कि मान लीजिए कि समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। ठीक है,
यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, 60 अंश से भिन्न है, तो ए डैश क्या होगा? कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न, 60 अंश से अलग हो, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण की माप 60 अंश होती है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का यहाँ पे दिया गया है। तो उससे अलग वाले जो त्रिभुज होंगे वो ए हो गया, तो ए डैश बराबर वही होगा, जो नहीं था वो वही होगा। बहुत ही बेकार से सवाल है। तो उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कोई भी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं है, ठीक, ए जो होगा उन त्रिभुजों का समुच्चय होगा जिनमें से कोई भी समबाहु नहीं है, क्योंकि कम से कम उनमें एक कोण 60 अंश से भिन्न होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ए डैश बराबर क्या होगा? जो ए में नहीं है, तो वो क्या ए में नहीं है, तो ए में क्या नहीं था? समबाहु त्रिभुज नहीं थे, तो ए डैश बराबर समबाहु त्रिभुज। बहुत ही उल्लू बनाने वाली जैसी चीज़ है, और कुछ है नहीं, इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे ए यूनियन ए डैश बराबर क्या होगा? ठीक है, तो ए और ए डैश का यूनियन क्या होगा, ये हमको बनाना है। तो अगर हम चित्र से समझें, या फिर अगर आप चित्र से समझना चाहें, तो आप ये समझ सकते हैं कि यूनिवर्सल ये हो गया, ए का मतलब अंदर वाला हिस्सा, ए डैश का मतलब बाहर वाला हिस्सा। और अगर रंगा जाएगा, ठीक है, इन दोनों का यूनियन लिया जाएगा। ठीक है, यूनियन यानी अंदर वाले और बाहर वाले दोनों का यूनियन ले लिया जाए तो पूरा यू हो जाएगा, मतलब पूरा रंग आ जाएगा। तो पूरा रंग आएगा तो उसको यू के बराबर रखना होगा। ठीक है, तो इसका जो यूनियन बनेगा वो यू के बराबर होगा। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि समुच्चय और इसके पूरक समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होता, मतलब अगर यूनियन लेंगे तो सार्वत्रिक समुच्चय यू के बराबर हो जाएगा। और फाई डैश का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, इसका मतलब समझिए, यूनियन का मतलब ये पूरा, ठीक है, और फाई का मतलब खाली, फाई का मतलब खाली। अगर यू का डैश लेना है तो वो फाई के बराबर आएगा, और अगर फाई का डैश लेना है तो वो यू के बराबर आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। ऐसे ही ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा है, आपके पास पूरा का पूरा यही है। तो इसके अलावा क्या होगा? तो इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा खाली डिब्बा होगा। तो ए डैश का पूरक क्या होता है? फाई होता है। फाई मतलब खाली स्थान का पूरक क्या होगा? भरा हुआ। ठीक है, पूरक मतलब उसका अपोजिट, तो यू हो जाएगा। तो यहाँ पे फाई डैश मतलब यू और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा? अब यहाँ पे यू, ये यू है और ये ए है, इन दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो यू इंटरसेक्शन ए जब लिया जाएगा तो क्या मिलेगा? वो ए के बराबर होगा, क्योंकि यही कॉमन होगा। फिर यू में भी है और ए में भी है, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया? ए के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है ए और ए डैश का इंटरसेक्शन। ए और ए डैश का इंटरसेक्शन देखेंगे चित्र में, अगर हम समझेंगे तो ये ए हो गया, यानी इसको रंग दिया। और दूसरे चित्र में देखेंगे तो ये हो गया ए और ए डैश, मतलब ये पूरा हो गया। अब दोनों चित्रों का अगर मिलान करेंगे तो यूनियन लेते वक्त, तो यूनियन लेने का मतलब होता है दोनों को भर देना, दोनों को लेना, तो इस वजह से यू के बराबर हो गया, क्योंकि मिल गया था। अब इंटरसेक्शन अगर लेना है, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है? ए में ए वाला रंगा हुआ है, बाकी खाली है, और ए डैश में बाकी रंगा हुआ है, ए खाली है, यानी कॉमन तो कुछ नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये फाई के बराबर होगा, यानी कि खाली। तो आगे वाले सवाल पे चलेंगे। यू डैश का मतलब होता है फाई, ए का मतलब होता है ए, का इंटरसेक्शन क्या लेंगे? अब देखो, खाली वाले स्थान के साथ फाई के साथ, अगर फाई के साथ अगर आप किसी भी चीज़ का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो फाई ही मिलेगा। यानी कि आपने समझा कि आपके पास ये कुछ भी नहीं है, यू है और ए भी है, लेकिन इसमें कुछ रंगा ही नहीं है।
फाई का मतलब यही तो हुआ ना, मतलब इनमें से कुछ नहीं ले रहे हैं। और ए का मतलब क्या हो गया, ये वाला हिस्सा ले रहे हैं। अब इसमें कुछ रंगा ही नहीं है, इसमें रंगा हुआ है। अगर हम इसमें से कॉमन लेना चाहेंगे तो ये अकेले रंगा हुआ है, इसमें तो कुछ रंगा ही नहीं है, तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, खाली मिलेगा, यानी फाई। तो ये हो गया पूरा प्रश्नावली का हल। और संभवतः मैंने आखिरी सवाल को थोड़ा सा बेकार तरीके से बताया है, आपको खुद थोड़ा सा अपना लॉजिकल दिमाग लगाना होगा तो ये पल्ले पड़ जाएगा। है बहुत आसान और है थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि आसान चीज़ें ही मुश्किल होती है और मुश्किल चीज़ें ही आसान होती है। कन्फ्यूज़न से भरी बात मैं बोल करके अब जा रहा हूँ। मिलेंगे हम अगले प्रश्नावली 1.6 में। बाय।